गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की मनोविज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की, जिसमें फ्रायड के जो सिद्धांत थे उसमें आपके स्थलाकृति सिद्धांत और एक मन का गतिशील सिद्धांत। स्थलाकृति सिद्धांत में फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आपका चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की व्याख्या हमने की थी कि मन के जो भाव हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो मन की इन स्थितियों के अनुसार, इन व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करता है। आज हम फ्रायड के अनुसार मन का गतिशील सिद्धांत को पढ़ेंगे। उसमें व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से फ्रायड ने इसको भी 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में बताया है। और यदि हम इसको मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो फ्रायड ने इसके 3 अंग बताए हैं और वो 3 अंग बालक के व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और कैसे करते हैं? इन्होंने 3 जो अंग बताए हैं, पहला है एगम, इसको एड कहते हैं, दूसरा है अहम, इसको ईगो कहते हैं, और तीसरा है पराय है, इसको सुपर ईगो कहते हैं, है ना। मैंने एक उदाहरण बताया था कि व्यक्ति के अंदर जो मन की गति वाली स्थिति है, मन की गति के अनुसार जो व्यक्ति है, बालक है, वो सोचता है और सोच विचार करके उसके मन में विचार आते हैं। अब विचार कैसे आते हैं? फ्रायड के तीनों इड, ईगो और सुपर ईगो को, इदम, अहम और परम अहम की यदि हम बात करें तो वास्तविकता में ये तीनों अंग हम एक उदाहरण से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक बालक है जो बाजार में जा रहा है और बाजार में जाते हुए उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसको भूख लगी है, एक सेब की दुकान देखता है और उसके मन में भाव आते हैं कि मैं इस दुकान से सेब चुरा करके खा लूं। तो चुराने वाले भाव, चोर करके खाने वाले जो भाव हैं, वो छात्रों इड के कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति सुखवादी सिद्धांत के आधार पर काम करता है। यह वो अवबोधात्मक स्थिति है। और जब वो चोर करके उन सेवों को खाने की बात सोचता है, तब वो इड की स्थिति के अंतर्गत होता है, इदम की स्थिति के अंतर्गत होता है। फिर उसके मन के अंदर भाव विचार आते हैं कि ये कार्य मुझे अगर किसी ने करते हुए देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस भी पकड़ेगी और मेरी पिटाई भी हो सकती है। ये जब भाव उसके अंतर्गत आते हैं तब वो अहम और ईगो का भाव होता है। और फिर वो आगे सोचता है कि ये कार्य समाज हित में नहीं है, चोरी करना पाप है और ऐसी स्थिति हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे भाव जब उसके अंतर्गत मन की स्थिति होती है तब वो पराय होने की स्थिति होती है। तो छात्रों, आज हम फ्रायड के गतिशील सिद्धांत के अंतर्गत ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। तो पहले देखें हम ईगो में क्या क्या बातें सामने आती हैं क्योंकि मैंने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण के आधार पर यदि आप बालक की स्थिति के आधार पर समझेंगे तो वास्तविकता में ये भाव मन के एक गतिशील भाव होते हैं, जो कि हमारे सामने हर परिस्थिति में बालक के मन में ये विचार आते हैं। तो वो आते हुए जब विचार आते हैं तो ये जो इड वाले जो भाव हैं वो एक तरह से आपके प्रवृत्ति जन्य होते हैं, प्रवृत्तियों के अनुसार होते हैं। मूल प्रवृत्ति के आधार पर इन चीज़ों को रखा जाता है। ये इच्छाओं की जननी होती है और इसमें जो भी उचित और अनुचित का इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। ये इड के भाव कहलाते हैं, इदम के भाव कहलाते हैं। इसको तम या अवबोधात्मक स्थिति कहते हैं क्योंकि ये बच्चों में अधिक पाई जाती है। अवबोधात्मक स्थिति के कारण इसको हम इड के अंतर्गत रखा जाता है। यह अवस्था इच्छा और कामनाओं का जन्म देती है, क्योंकि सेब चुराने की क्या हो रही है, मन में इच्छा हो रही है और उस इच्छा को ये सही है या गलत है, ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करती है। और इच्छाओं की क्या है, जननी है। क्योंकि इच्छाओं की जननी क्या है? क्योंकि आपको भूख लगी है, आपको सेब खाने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, इसीलिए इस स्थिति को हम इच्छाओं की जननी कहते हैं। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिसको करने से उसको सुख प्राप्त होता है। इसीलिए सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता,
क्योंकि हमने बताया कि वो चुराने की कह रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि ये उचित है या अनुचित है, उसको तो सेब चुरा के खाने की बात सामने आ रही है। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रहता है। तार्किक और नैतिक पहलू अनुपस्थित होते हैं क्योंकि वो नैतिकता जानता ही नहीं है इड के भाव में, क्योंकि वो सेब चुराने की बात नीति के प्रति नैतिक बात ही नहीं है, इसीलिए उसके मन में जो भी भाव आते हैं वो उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है। तार्किक और नैतिक पहलू इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसको तामसिक स्थिति भी कह सकते हैं या इसको राक्षस प्रवृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि चोरी के भाव, डकैती के भाव, गलत भावना से देखने के भाव, इसके इस प्रकार के जो भाव जब उत्पन्न होते हैं तो वो इड के भावों के अंतर्गत होता है, इसीलिए इसको तामसिक या राक्षसी प्रवृत्ति की भी कहते हैं। इच्छाओं के लिए छीन लो का निर्देशन देता है, क्योंकि ये हमेशा लूट झपट और छीन लो वाली स्थिति इसके अंदर भाव पैदा होता है, ऐसा भाव इसके अंतर्गत आता है और छीन लो का निर्देशन देता है। ये अचेतन मन का राजा है, इसकी जो भी बातें होती हैं वो अचेतन मन में रहती हैं और अचेतन मन से जब सामने आती हैं तब वो ऐसे कार्यों को करने लग जाता है। तो छात्रों, आपने ये देखा कि वास्तविकता में जो इड की स्थिति है, इदम की जो स्थिति है, वो एक तरह से छात्र के अंतर्गत अनुचित और उचित का कोई ज्ञान न होकर के, और ये एक तरह से इच्छाओं की जननी कहते हैं, इसमें अनुचित उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, यदि हम बात करें अहम की, तो अहम एक तरह से सामाजिक व्यक्तित्व इसको हम कह सकते हैं, समाज में रहने लायक व्यक्तित्व कह सकते हैं। तो ये रज प्रवृत्ति है और इसमें बोधात्मक स्थिति है। तो आपने देखा कि जब छात्र के अंदर ऐसे विचार आते हैं कि यदि मुझे सेब चुराते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे पिटाई होगी और पुलिस में पकड़ा भी जा सकता हूँ, तो ऐसे जब भाव आते हैं तो वो बोधात्मक की स्थिति होती है। यह अवस्था वास्तविकता, यथार्थता से निकट रूप में संबंधित होती है, क्योंकि वास्तविकता है, यथार्थता है कि सेब चुराते हुए यदि पकड़े गए तो आपकी पिटाई होगी और पुलिस में दिए जा सकते हो। यह मानवीय प्रवृत्ति है। यदि मानव बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, अच्छा मानव बनने वाली जो स्थिति होती है, वो ईगो के अंतर्गत ही होती है। इसमें निर्णय प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है वास्तविकता से जुड़ा हुआ भाव, सामने जो देखा हुआ भाव वास्तविकता से जुड़ा हुआ होने की वजह से ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है, और न ये सुखवादी बनो और न ही आदर्शवादी बनो के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि सुख और आदर्शवाद नहीं चाहिए। जो स्थिति वास्तविक है, जो सामाजिक है, जो समाज के अनुसार है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। यह इदम और अहम के बीच का स्तर है, क्योंकि मतलब पराहम, अहम और पराहम के बीच का स्तर है, क्योंकि ये दोनों पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। यदि जिस व्यक्ति में अहम सही है तो वो अच्छी प्रकार से समाज में अपना समायोजन कर सकता है, और जिसमें अहम की स्थिति सही नहीं है, वो कहने का मतलब यदि हम कहें तो ये इड और सुपर ईगो पे दोनों पर नियंत्रण करता है। न तो सुपर ईगो वाली स्थिति में जाने देता है और न इड वाली स्थिति में जाने देता है, दोनों का संतुलन बनाए रखता है। और जिन व्यक्तियों में ये होता है, ईगो अगर सही होता है, तो वो अपने जीवन में अच्छी प्रकार से सामंजस्य कर लेते हैं। मन का मुख्य शासक है। मन का जो मुख्य शासक है, कहने का मतलब मन को कंट्रोल करने वाली जो स्थिति होती है वो आपके अहम या ईगो में ही होती है, और चेतन मन का स्थायी स्वामी है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो चेतन मन की है। आप जो चीज़ स्थिति के अनुसार सही प्रकार से जो देख रहे हैं उसी को हम अहम की संज्ञा दी जाती है। तीसरे यदि हम बात करें पराअहम की, सुपर ईगो, यह शय या आदर्शात्मक है, क्योंकि ये देवत्व की स्थिति में उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि संसार में ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं और जो भी है ये गलत है, ये जो भी हम कर रहे हैं, कहने का मतलब जब उस बालक ने ये सोचा कि यदि मुझे ये सेब चुराना या चोरी करना ये समाज हित में नहीं है, ये पाप है और चोरी करनी नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति जब उसके अंदर विचार करते हैं
तो वो आदर्शात्मक स्थिति के अनुसार ये कार्य करता है। तो यह व्यक्ति का पूर्णतः नैतिक पक्ष है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर कार्य करता है। नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है, इसमें अंतर कर सकता है। व्यक्तित्व का यह अंग सबसे अंत में विकसित होता है, क्योंकि ये देवत्व वाली स्थिति है, साधु के भाव है, साधु संतों के भाव है। देवत्व की स्थिति के कारण ये सबसे अंत में विकसित होता है। माता पिता, अध्यापक समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि माता पिता क्या चाहते हैं, अध्यापक को क्या अच्छा लगता है, समाज के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीजें इस परायण के अंतर्गत जुड़ी होती हैं। और यह उच्च भाव है जो ईड की पशु प्रवृत्ति की आलोचना करता है और ईगो को आदर्श मूल्यों की ओर खींचता है। क्योंकि आपने बताया कि ये अभी आपने पढ़ा कि ये ईगो जो है वो ईड और सुपर ईगो पर नियंत्रण करता है, और नियंत्रण की वजह से ये जो भाव है ये बिल्कुल उच्च स्तर का है, ये अंत में विकसित होता है। और ये ईड की जो पशु प्रवृत्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, उसका हमेशा विरोध करता है। क्योंकि क्या सोच रहा है वो उसका मन, सुपर ईगो की स्थिति में क्या सोचता है कि यदि मैं सेब चुराना, समाज चोरी करना पाप है और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के हित में नहीं है। तो इस स्थिति को यदि हम देखें तो वास्तविकता में अहम सदैव इदम तथा परम अहम के मध्य क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, करने का कार्य करता है। और जिन व्यक्तियों में यह सामंजस्य हो जाता है वे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। कहने का मतलब इस स्थिति में यदि ईगो सही है तो वो आपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में अच्छी प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईगो के प्रबल होने पर व्यक्ति अनियंत्रित, सुखवादी एवं स्वार्थी होगा, क्योंकि ये एक तरह से स्वार्थ वाली स्थिति होती है, इसमें नैतिकता का कहीं भाव नहीं होता है। ये तो छीन लो वाली स्थिति होती है, तो वही काम करेगा जिसको उसमें सुख प्राप्त होगा। तो सुखवादी एवं स्वार्थी की स्थिति होगी। और अहम के अधिक प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार भले और बुरे के विचार से नियंत्रित होता है, क्योंकि वो सेब के बारे में भी सोचता है कि यार अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मेरी पिटाई भी होगी और मुझे पुलिस को पकड़ाया भी जा सकता है। तो ये भले बुरे के विचार से क्या होता है, नियंत्रित होता है। और परायण के प्रबल होने पर व्यक्ति की जैविक तथा नैतिक अभिव्यक्ति में समायोजन रहता है। इसमें देवत्व का भाव होता है और ये व्यक्ति की जैविक तथा नैतिक अभिव्यक्ति में समायोजन स्थापित करता है। तो छात्रों, वास्तविकता में यदि हम इस चीज को देखें तो अहम एक अपने आप में एक अच्छी प्रकार से कार्य करता है, और अहम के आधार पर ही एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में एक अपने आप को आदर्श स्थापित करता है और अच्छी प्रकार से समायोजन स्थापित कर सकता है। तो छात्रों, आज आपने देखा कि वास्तविकता में मन की जो गतिशील सिद्धांत है, व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से यदि देखें तो फ्राइड ने 3 अंग बताए हैं, इदम, अहम और परायण। जो मन की गति है, मन की जो स्थिति है, मन के जो सोच है, मन का जो विचार है, वो मैंने एक उदाहरण से भी समझाया कि एक बालक बाजार में सेब, जब भूख लगती है तो सेबों को चुराने वाली जब बात करता है, फिर उसके मन में भाव आते हैं कि ये अगर मैं करते हुए पकड़ा गया तो मेरी पिटाई होगी, पुलिस में भी पकड़ा जा सकता हूँ। तो ऐसे जब भाव है तो अहम के भाव होते हैं, और पराअहम की स्थिति में ये देवत्व वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो अच्छी प्रकार से उसको सोच करके ये कहता है कि ये ऐसा कार्य करना समाज हित में नहीं है। तो छात्रों, वास्तविकता में ये भाव भी व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।